गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना शाह है। मैंने पिछले साल लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे विज्ञान की पढ़ाई आसानी से कर सके, है ना। उन्हें हिंदी समझने में आसानी हो और वे घर में बैठे ही इसका लाभ उठा सके। ठीक है। मैंने 8 एंड 10th के कई सारे साइंस के वीडियोस डाले हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक साल में ही मैंने शुरू किया है। ठीक है। तो अभी तो मैं 9th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ और अभी 154 पेज तक हो चुका है। आज मैं 155 पढ़ा रही हूँ। ठीक है। आप लोग किसके पास यदि बुक नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। कोई भी लाइन या कोई भी एक छोटा सा सम्स भी स्किप नहीं होगा। मैं सारा का सारा पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है। तो आप लोग का काम है बस वीडियो को 2 बार 3 बार बस रीडिंग लगाते रहिए। सारा क्वेश्चन उसी में है, सारा आंसर उसी में है और आप लोग उसको कॉपी में नोट बनाते जाइए। ठीक है। तभी मैं शुरू कर रही हूँ। तरलों में दाब, लिक्विड में या गैसों में दाब। ठीक है। तो अभी तक तो मैंने ये बताया दाब और क्षेत्रफल के बारे में हो रहा था इसके पिछले वीडियो में कि क्षेत्रफल कम रहता है तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है और क्षेत्रफल काफी चौड़ा रहता है, बड़े पैमाने पर रहता है तो प्रेशर कम पड़ता है ना। नुकीले सिर उसका कांटी का सिरा नुकीला होता है, चाकू का तेज धार है। ये छोटा छोटा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो घर में हम लोग देखते हैं, यूज में लाते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे तरलों में दाब कि सभी द्रव या गैसें तरल है और ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है ना। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है ना। अब देखिए, ठोस है कि हम कहीं पर रखेंगे तो वह उसी आकार में वहीं पर वो पड़ा रहेगा, निश्चित रहेगा, है ना। जिस सतह पे हम रखेंगे ठोस रखा रहेगा। लेकिन क्या द्रव ऐसा हो सकता है? क्या गैस ऐसा हो सकता है कि जैसे हम रखे उसी तरह रखा रह जाए? नहीं। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो बाल्टी हो, चाहे छोटा सा कंटेनर हो, चाहे एकदम छोटा सा बॉटल हो, ठीक है, उसमें भी हम रखेंगे तो वह उसी के आकार का हो जाएगा और उसके आधार तथा उसके दीवारों पर वह प्रेशर लगाता रहेगा, प्रेशर लगाता है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावकता। उत्प्लावकता है क्या? उत्प्लावकता को कहते हैं इंग्लिश में ब्यूआंसी, BUOYANCY। थोड़ा सा अटपटा है इसका प्रोनाउंसिएशन, ब्यूआंसी। और उत्प्लावन बल को कहते हैं ब्यूआंट फोर्स, ब्यूआंट फोर्स है। और ऐसे उत्प्लावकता। तो कभी भी तालाब में आप लोग के तैरे होंगे, नदी में तैरे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम तैरते हैं तो स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया होगा तैरते समय। हाँ। या कुआं से पानी निकालते हैं, जब हम लोग कुआं से पानी खींचते हैं तो जब तक बाल्टी अंदर की ओर रहता है तो बहुत आराम लगता है हम लोग को बाल्टी खींचने में, है ना। इसका अनुभव तो आप लोग सब लोग लिए होंगे कि बाल्टी को जब ऊपर तक लाते हैं तो बड़ा आराम लगता है, लेकिन जैसे ही पानी से बाल्टी बाहर होता है तुरंत तो भारी लगने लगता है। हम्म। और तो क्या कभी क्यों ऐसा होता है? ऐसा मन में लगता होगा ना कि अंदर जब तक है तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है बाल्टी से पानी खींचने में, लेकिन पानी कुएं से बाहर आते ही बहुत भारी लगने लगता है। तो इसका क्या कारण है?
कारण यह लोहे तथा स्टील से बना जलयान समुद्र में के पानी में क्यों नहीं डूबता है, लेकिन उतने ही मात्रा का लोहा तथा एक स्टील का यदि चादर के रूप में हो तो वह डूब जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम उत्प्लावकता यानी कि ब्यूएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जानना जरूरी कि वो है क्या, आखिर उत्प्लावकता है क्या, जो कि इतना बड़ा बड़ा जहाज, इतना बड़ा बड़ा स्टीमर, बोट नहीं डूब रहा है और एक छोटा सा आलपिट डूब जा रहा है, एक छोटा सा कील डूब जा रहा है, एक प्लेट है लोहा का पतला सा शीट वो डूब जा रहा है ना। तो इसको समझने के लिए पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बुआइंस फोर्स, बुआइंट फोर्स या बुआइंसी, उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप हम करते हैं। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेते हैं और बोतल के मुंह को एक वायरुद्ध डॉट से बंद यानी कि टाइट से ढक्कन लगा देते हैं। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि बोतल ऊपर हो जाता है, बोतल जो है वह तैरने लगता है। फिर बोतल को पानी में ढकेलेंगे तो फिर लगेगा कि बोतल जो है सबको ढकेल के ऊपर की ओर आ रहा। ऐसा लगता है ना, आप लोग भी किए होंगे, जरूर किए होंगे। आप लोग ऐसा महसूस किए होंगे कि जब हम पानी में बोतल को ऐसे डुबाते हैं तो एक ताकत लगा से हमको ऊपर कर देता है। सब किए होंगे आप लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने अपने घर में। तो इसे और अधिक गहराई में ढकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे तो ये दिखलाता है या दिखाता है पानी बोतल के ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। ऐसा क्यों होता है कि पानी जो है वह बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। तो जैसे जैसे बोतल का पानी में धकेलते जाता है, जैसे जैसे बोतल को जैसे जैसे बोतल को पानी में ढकेलते जाता है तो पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। ठीक है, फिर से पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में हम ढकेलते जाते हैं पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, बल बढ़ता जाता है और जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए वह बल लगाता ही रहता है ऊपर की ओर, है ना। अब मान लीजिए कि पानी में पूरी तरह से न डूब जाए, हम डुबा के रख रहे हैं, लेकिन जैसे हम हाथ हटाएंगे बोतल को छोड़ेंगे तो वह उछलकर सतह पर वापस आ जाती है ना। क्या होगा, जैसे बोतल को छोड़ेंगे तो बोतल फिर सतह पर आ जाएगा, पानी में तैरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, वो तो पानी में डूबा ही नहीं, पानी में डूबा क्यों नहीं रह गया, उसको तो हमने अंदर डाला था जोर से, लेकिन वह अंदर नहीं रखकर क्या हो गया, उछल करके फिर वह पानी की सतह पर बोतल तैरने लगा। तो क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्यरत है? यदि है तो बोतल छोड़ देने पर पानी में डूबा क्यों नहीं रह गया? आप बोतल को पानी में कैसे डुबो सकते हैं, है ना। जब हम पानी की बोतल को दाब करके अंदर रख रहे थे तो पानी के अंदर क्यों नहीं डुबा रहा, जैसे ही हम छोड़े वह बोतल ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे दिशा में लगता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में लगता है, इसके कारण बोतल नीचे की दिशा में खींचती है, नीचे की दिशा में खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है। पानी जो है वह बोतल पर ऊपर की ओर बल लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में ढकेली जाती है।
वह इतना ज्यादा उस पर बल लगाता है बोतल पर पानी कि बोतल जो है सो ऊपर की दिशा में अपने आप ढकेली जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है ना। वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। जब बोतल डुबाई जाती है तो बोतल पर पानी द्वारा लगाए गए ऊपर की दिशा में बल इससे भार से अधिक है है ना। बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल इसके भार से अधिक है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर उठ जाती है। इसे जब भी हम डुबाते हैं, जब भी ताकत से उसको दबाते हैं, पानी के अंदर घुसाते हैं, तो ये नहीं रहता है और ऊपर की ओर तुरंत तैरने लगता है, ऊपर की ओर चला आता है। क्योंकि जो बोतल पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लग रहा है वह बल से ज्यादा है उत्प्लावन बल। जो बल बोतल पर लग रहा है पानी के द्वारा चारों दिशा से, यह बल है ना, यह बल जो है वह ज्यादा रहता है और इस कारण बोतल को पानी पर तैरने के लिए मजबूर कर देता है। को पानी पर ही तैरेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया बल, एक उत्प्लावन बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। जब बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होता है, जिसके कारण कि बोतल पानी पर तैर रहा है, बोतल है ना, इसको आप लोग समझ रहे हैं ना कि बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वही कहलाता है उत्प्लावन बल या ब्यूआइंट फोर्स। ब्यूआइंट फोर्स, क्योंकि ये क्या करता है कि बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन कहलाता है। वो उत्प्लावन बल उस पर लग रहा है। तो वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगती है। समझे, किसी भी तरल में डुबाने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल यानी कि बुआइंट फोर्स लगता है। जो फोर्स का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर है। क्या है वह सभी वस्तुओं पर एक बल उत्प्लावन बल जो लगता है वो उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। और इधर बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। इसको याद रखिएगा, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। कोई भारी नहीं है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और वास्तव में किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। अब उत्प्लावन बल का परिमाण किस तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जरूर लगता है, लेकिन अब क्या है, उसके बल का जो परिमाण है वो तरल के घनत्व पर निर्भर करेगा कि वह डूबेगा या तैरेगा, है ना। वह डूबेगी वस्तु या वस्तु तैरेगी। तो पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती हैं, या क्यों डूबती हैं, हम लोग अभी उस पर करेंगे। तो क्रियाकलाप क्या है कि पानी से भरा एक बीकर लेंगे और एक लोहे का कील लेंगे और इसे पानी की सतह पर रखेंगे, देखेंगे कि क्या होता है ना। देखिए, लोहे का कील अंदर है और कॉर्क जो है वह ऊपर है। कील डूब जाती है और कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींच लेता है ना। दो तरह का बल है, एक है गुरुत्वाकर्षण बल जो अपनी ओर खींच रहा है, और दूसरा है उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर ठेल रहा है। और वो इस तरह से ठेलता है कि बोतल जो है सो वह तैरने लगता है, या जो भी पदार्थ हो, जो भी वस्तु हो, वह तैरने लगता है।
तो गुरुत्वाबल इसे नीचे की ओर खींचता है। अब पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल लेकिन नील पर लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है ना। कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह डूब गया। ये कील जो है वह पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है और यह तैर गया, है ना। नहीं, कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है तब वह डूब जाएगा, और ये उत्प्लावन बल से कम रहता तब ये तैरने लगता। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कील पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है। क्या अधिक है? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, जो कि नीचे की ओर उसको खींचता है और पानी कील को पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इसलिए यह डूब जाती। ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया कील और कॉर्क का। ठीक है, पानी से भरा एक व्हीकल लीजिए, क्रियाकलाप देखिए 10.6, और एक कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क। ये तो भी जो कॉर्क और इसका आपने एग्जाम्पल देखा, और इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील तथा समान द्रव्यमान का एक कॉर्क का टुकड़ा लीजिए, इसे पानी की सतह पर रखिए और देखिए क्या होता है। तो हम लोग देखे ना, कील क्या होता है, अंदर हो जाता है, और कॉर्क जो है सो वह कॉर्क का टुकड़ा ऊपर की ओर तैरता है ना, और कील जो है वह नीचे आ गया है। कील जो है नीचे आ गया। अब है कॉर्क तैरता है और कील जो है वह डूब जाता है। तो ऐसा उसके घनत्व पर भी, घनत्व में अंतर के कारण भी होता है, उस पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के घनत्व को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। कॉर्क का घनत्व पानी की घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह तैरता है। उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है ना, इसलिए वह तैरता है। और लोहे की कील का घनत्व जो है वह पानी के घनत्व से ज्यादा है। लोहे का कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाती है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व में अधिक है। इस कारण क्या होता है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम हो जाता है और इसलिए यह डूब जाती है। इसी प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व को वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। क्या होता है कि द्रव का घनत्व से जब कम घनत्व का वस्तु रहता है तो वस्तु क्या करेगा, तैरने लगेगा। पानी की घनत्व से कम घनत्व रहेगा तो वस्तु पानी में तैरने लगेगा।
तो द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाएगी। जब घनत्व ज्यादा रहेगा द्रव से तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, और यदि द्रव का घनत्व वनस्पति वस्तुएं द्रव का घनत्व कम से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, और द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व वस्तु की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब क्वेश्चन है कि द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है ना, ये तो हम लोग जान गए। तो एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? है ना। तो ये उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता, ये तो बिल्कुल समझ गए कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उत्प्लावन बल होता है ना। उसमें जो अधिक पावरफुल होता है उस तरह के हिसाब से वस्तुएं तैरती हैं या डूबती हैं। उसी तरह उसी तरह घनत्व, पानी के घनत्व से किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वह तैरेगा, और पानी के घनत्व से ज्यादा होगा तो वह वस्तु डूब जाएगा, है ना। उसके घनत्व में ज्यादा रहेगा तो वस्तुएं पानी में डूब जाएगी। चलिए, अब तो वहां तक हो गया, घनत्व का बात हो गया। अब है कि प्रश्न है 1, 2 और 3। प्रश्न में है, एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? है ना। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टी की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन है, क्यों? ऐसा होता है कि पतली डोरी से बने पट्टे से स्कूल बैग का भार लगने वाला बल कंधे के कम क्षेत्रफल पर पड़ता है। ठीक है, कंधे के कम क्षेत्रफल पर पड़ता है, जिससे कंधे पर अधिक दबाव पड़ता है और बैग उठाने में कठिनाई होती है। क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल पड़ता है जिससे कंधे पर अधिक दबाव पड़ता है और बैग उठाने में कठिनाई होती है। तो बैग की चौड़ी पट्टी बैग की पट्टी चौड़ा हो तो कंधे पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा, है ना। कंधे पर यदि बैग का पेट चौड़ा हो तब अधिक कंधे पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से हम क्या समझते हैं? उत्प्लावकता से हम यही समझते हैं कि जब किसी वस्तु को हम किसी तरल पदार्थ में, लिक्विड में हम डुबाते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु पर एक ऊपर की ओर एक बल लगता है, किसी तरह का एक बल लगता है, और उस बल को ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, तो इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल, है ना। एक प्रकार का जो बल लगता है उस बल को कहते हैं एक उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल कहते हैं तथा इस क्रिया को उत्प्लावकता कहते हैं, है ना। जब कोई वस्तु को जब पानी में डालते हैं तो वह ऊपर की ओर तैरने लगता है, तो पानी जो है वह
ऊपर की ओर तरल, जो भी तरल है वह ऊपर की ओर ताकत लगाता है, एक बल लगाता है ऊपर की ओर। तो क्या होता है कि ऊपर की ओर बल लगाने में वो वस्तु ऊपर तैरने लगता है, और उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। जो बल लगता है उसको कहते हैं उत्प्लावन बल, और इस क्रिया को कहते हैं उत्प्लावकता, है ना। इस क्रिया को बोलेंगे उत्प्लावकता। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। और तीसरा, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों डूबती है या तैरती है? तो यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, है ना। पानी की सतह पर कोई भी वस्तु का घनत्व यदि पानी के घनत्व से कम होगा, तो वह पानी वस्तु पानी पर तैरते रहेगा, और अन्यथा वस्तु पानी में डूब जाएगा, है ना। तो पानी से घनत्व होगा, तो यदि वस्तु का घनत्व, जो भी वस्तु है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा या बराबर भी होगा, तो वो वस्तु पानी पर तैरते रहेगा। और यदि वस्तु, और नहीं तो फिर वस्तु पानी में डूब जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं कि यदि वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित जल के भार से कम या बराबर होते हैं, तो वस्तु पानी में तैरेगी, अन्यथा वह डूब जाएगी। यदि वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित जल के भार से कम हुआ, यदि वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा विस्थापित जल के भार से कम या बराबर होगा, तो वस्तु पानी में तैरेगी, अन्यथा डूब जाएगी। तो इस तरह से हमने अभी 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को करवा दिया है कंप्लीट, है ना। और अब हम बतलाएंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगी, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग को मेनी मेनी थैंक्स। गुड बाय।